welcome back to my channel. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स कर रहे हैं. इन इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड एसेट साइड के टर्म्स. आज जो हम करने वाले हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स बट with respect to the liability side of the balance sheet. तो आज हम liability side of the balance sheet की सारी important terms सीखेंगे. तो जैसे ही हम बैलेंस शीट को देखते हैं हमारे दो साइड्स आ जाते हैं, एक एसेट साइड और दूसरा लायबिलिटी साइड. एसेट साइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपका मिस हो गया है तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी ताकि आप उसको मिस ना करें, वापस से देख लें. एंड फॉर द लायबिलिटी साइड आज हम इतने सारे नए टर्म्स जो हैं वो सीख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट टर्म दैट वी विल बी डूइंग फॉर टुडेज क्लास इज शेयर होल्डर्स फंड्स, नेट वर्थ और शेयर होल्डर्स फंड मतलब कैपिटल. सो वी विल बी टेकिंग द मीनिंग्स ऑफ ऑल ऑफ दीज. अब सुनने में बहुत टाइम लोग इसको सिनोनिमसली यूज करते हैं. दैट मीन्स एक ही जगह दूसरा इसी को ही यूज करते हैं, बट इनके सबके मीनिंग यही नहीं होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर टू मीनिंग्स. कौन से दो मीनिंग है? अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. दैट मीन्स जो भी प्रोप्राइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस है, जो पैसा वो अपने बिजनेस में डालता है उसको कहते हैं कैपिटल. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज. नाउ जब हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटीज से ज्यादा होते हैं, जो डिफरेंस हमें मिलता है उसको भी कैपिटल कहते हैं. इसीलिए इसी से ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी टर्म से जुड़ा हुआ है. अब जो बात याद रखने वाली है दैट इज नेटवर्थ. नेटवर्थ का मीनिंग क्या है? नेटवर्थ का मीनिंग है कैपिटल प्लस रिजर्व्स. अब ये रिजर्व्स में क्या आ जाता है? जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं या आपने अपने प्रॉफिट्स जो कमाए हैं उसको वापस से बिजनेस में डालने की कोशिश की है, या फिर आपने कुछ फंड साइड पे रख दिए हैं एज अ कंटिजेंसी रिजर्व या एज एन इमरजेंसी रिजर्व, तो वो रिजर्व्स. तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स विल मेक योर नेटवर्थ. नेटवर्थ एंड कैपिटल आर टू सेपरेट थिंग्स, बट नेटवर्थ विल बी इक्वल टू कैपिटल ओनली एंड ओनली इफ योर रिजर्व्स आर जीरो. सो हम लोग ने समझ लिया है कि शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होता है, दैट इज योर कैपिटल. नेटवर्थ क्या होता है, दैट इज योर कैपिटल प्लस योर रिजर्व्स. एंड हम लोग ने कैपिटल जस्ट इंडिविजुअली भी समझ लिया है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बैलेंस शीट इक्वेशन. बैलेंस शीट इक्वेशन में इक्वेशन हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं जो कि है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. अब जैसे कि ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, इसमें ये साइड पे उन्होंने एसेट्स लिखे हुए हैं और ये साइड पे उन्होंने लायबिलिटीज. अब लायबिलिटीज में भी दो चीजें आती हैं. एक लायबिलिटीज विच आर द डेट्स ऑफ द कंपनी. डेट्स मतलब ऑल दैट अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव टेकन फ्रॉम आउटसाइड और अदर देन द प्रोप्राइटर्स कैपिटल. That is liabilities. Then we have owner's equity. Owner's equity is the contribution exactly made by the owner of the business or the proprietor of the business. So owner's equity. ये दोनों मिला के should be equal to my assets. Then only will my equation stand valid. That is, assets should be equal to total liabilities plus the owner's equity. और ये जैसे कि आप देख रहे हैं should always be इक्वल. मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज की. व्हाट आर नॉन करंट लायबिलिटीज? नॉन करंट लायबिलिटीज आर द मेजर सोर्सेज of funds in the business. Now this could be from anywhere outside the proprietor's capital. So जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा है, ये हमेशा फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year के लिए होते हैं बिकॉज नॉन करंट. नॉन करंट से हमेशा आपको ये याद आना चाहिए समथिंग विच इज मोर देन 1 year. So always above the period of 1 year. It is also known as fixed liabilities
एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. So these are non-current liabilities. Then we move on to long-term borrowings. अब long-term borrowings non-current liabilities का ही part होता है. These are the loans and advances which are received from lenders. जो भी lenders हमें पैसा देने के लिए ready हैं और हम उनसे पैसे ले लेते हैं, तो फिर हमारा जो long-term loan है वो बन जाता है. Loans and advances are received for a period of more than 1 year. कभी भी ये short term के लिए नहीं होता, ये long term के लिए होता है. That is more than 1 year. Therefore, it is considered long term. इसका एक छोटा सा example मैंने यहाँ पे दिखाया है. Mr. X loan received for 10 years from Mr. Y. Therefore, it's payable after 10 years, making it more than 1 year. Hence, I can say that for Mr. X, Mr. Y's loan is a long-term borrowing. Next, we come to current liabilities or short-term borrowings. Now, current liabilities or short-term borrowings are the short-term sources of finance or funds in the business. Short-term या फिर current जैसे ही बोला जाता है, you should always remember that we are talking about less than 1 year period. That means कोई भी period which is less than 1 year की बात हो रही है यहाँ पे. Payable within 1 year. Example, creditors and bills payable. इसका भी एक छोटा सा example देख लेते हैं. Mr. X has received a loan from Mr. Y for 7 months. So if you see, 7 months is not more than 1 year. It is less than 1 year. Hence, this becomes a short-term borrowing or a current liability. Next हम लोग आ जाते हैं trade payables पे. What are trade payables? Person to whom we owe money for goods and services is known as a creditor. जब हम किसी से purchases करते हैं credit period पर, that means हमने उससे goods and services तो ले लिए, but पैसे promise किए हैं पे करने के लिए after a point of time. Then that person becomes our creditor, or we could also call him trade payable. जैसे कि for example, Mr. X has purchased goods and services from Mr. Y. And this has been done on credit. मतलब ये immediately Mr. Y को पैसे नहीं देने वाला है, कुछ दिन बाद देगा. So in the books of Mr. X, he is liable to pay Mr. Y, and that's why Mr. Y has become his creditor or trade payable. So guys, अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखें तो उसमें से हम लोग ने बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं, जैसे कि नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके नीचे हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कर लिए हैं, करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर हम लोग ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल्स भी कर लिए हैं, एंड हम लोग ने कंटिंजेंट लायबिलिटीज अभी नहीं किया है बट हम अभी कर लेंगे. एक सेकेंड. ओके, कंटिंजेंट लायबिलिटीज. Contingent liability is a liability which may arise in the future depending upon the happening or non-happening of certain events. It is not a confirmed or perfect liability. मतलब इसका मतलब ये है, ये कुछ तरीके की liabilities होती है जो हमें पता ही नहीं है कि हमको या तो पे करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी. इसका पे करना या नहीं करना डिपेंड करता है फ्यूचर हैपनिंग्स एंड नॉन हैपनिंग्स पे. दैट मीन्स फ्यूचर में अगर कोई चीज़ हुई या नहीं हुई उस पर डिपेंड करेगा कि मैंने ये लाइबिलिटी पे करनी है या नहीं करनी है. इट इज़ शोन एज अ फुट नोट एज एन इन्फॉर्मेशन. ये कभी भी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती है, इसको हमेशा एक फुट नोट की तरह बैलेंस शीट के नीचे दिया जाता है. इट इज़ नॉट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. It does not affect the financial position of the business. क्योंकि इसे फाइनेंशियल इसे बैलेंस शीट में नहीं डाला जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनफैक्ट फुट नोट की तरह दिखाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी बैलेंस शीट को अफेक्ट ही नहीं करती है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरा कोई केस चल रहा है, कोई लॉ सूट चल रहा है.
अब मुझे नहीं पता कि मुझे वो लॉ सूट में पेनल्टी चार्जेस या कोई भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि मैं वो केस जीतूंगी या नहीं जीतूंगी। तो इस चीज़ की ऐसी टाइप की लायबिलिटीज को कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहा जाता है, एंड दे आर नेवर अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, दे आर ऑलवेज शोन एज अ फुट नोट ऑफ योर बैलेंस शीट। So guys, in the next class you can look forward to understanding more accounting terms, but with respect to the types of expenditures, which is really important. But for today this is it. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, do give me a like, share and subscribe to my channel. अगर आपको और नोट्स या और चीज़ें फॉलो करनी है तो you can also follow me on my Instagram account, which is AK's Academy _by Akanksha, or Facebook account that is AK's Academy by Akanksha. You could also send me all your queries on the email that is AK's Academy business @gmail.com. Till then, happy learning. Bye bye.